नमस्ते। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर श्वेता दीपक वेगड़, सहायक प्राध्यापक संगीत विभाग श्रीमती रेवाबेन मनोहर भाई पटेल, महिला कला महाविद्यालय भंडारा, यहाँ कार्यरत हूँ। मेरा विषय संगीत है, अतः मैंने आज का विषय महाराष्ट्र का लोक संगीत यह चुना है। लोक संगीत के विषय में हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, परंतु उसके पूर्व हमें संगीत की उत्पत्ति के विषय में जानना अधिक ग्राह्य है। ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ध्वनि की उत्पत्ति, साथ में विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं की अभिव्यक्ति, भाषा का उद्गम, तत्पश्चात संगीत की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है। सभ्यता, संस्कृति और संगीत ये तीनों अभिन्न अंग हैं। लोक संगीत, जो कि संगीत की उत्पत्ति का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। लोक संगीत क्या है? ये लोक संगीत यह विश्वव्यापी विविध धर्मी विशाल रूप है। इसका व्याख्या करना अर्थात सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसकी निर्मिति के लिए कई कारक हैं। लोक संगीत सरल है, सुग्राह्य है, अकृत्रिम है, स्वाभाविक है और स्वतः साध्य भी है। सरल धुन तथा ताल इसकी विशेषता है। शब्द रचना अत्यंत लुभावनी तथा आकर्षक है। लोगों द्वारा लोगों के लिए लोक भाषा के आधार पर किया गया काव्य अथवा गीत, इसे लोक संगीत कहा जाता है। लोक संगीत को भले ही मनोरंजन के साथ सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति की झलक मिलती है। लोक संगीत शास्त्रीय संगीत की जननी मानी जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी से लोक संगीत विरासत में मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला यह लोक संगीत है। विशिष्ट प्रदेशों के, प्रांतों की संस्कृति की छवि हमें लोक संगीत में दिखाई पड़ती है। जिस तरह कहा जाता है ना, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे वाणी, उसी तरह हमें कोस कोस पर बदलती हुई वाणी के साथ ही कोस कोस पर बदलता हुआ संगीत, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लोक संगीत हमें दिखाई देता है। इसी तरह इतने अनेक राज्यों में, महाराष्ट्र में कई प्रकार के लोकगीत हमें दिखाई देते हैं, जिसमें से पोवाड़ा, लावणी, अंगाई गीत, जोगवा, मंगलाष्टके, आदिवासी गीत, कोळी गीत, झिम्मा, फुगडी, नौटंकी, तमाशा, ललित, भजन, भारुड, अभंग, गोंधळ, ओव्या, विहीण, लावणी, तुमडी, दंडार इत्यादि वहाँ की संस्कृति के दर्शन कराती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे संत परंपरा, अभंग, भजन, कीर्तन, ललित, गोंधळ। नाम से ही स्पष्ट होता है, यहाँ पर कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत परंपरा, अभंग, भजन, कीर्तन से स्पष्ट होता है कि यह परमेश्वर से जुड़ने का साधन है। महान संत कवियों की परंपरा इसमें दिखाई पड़ती है। इन महानुभावों द्वारा रचित भजन, अभंग आज भी प्रचलित है। रात भर भजनों के मंडल मनोरंजन के साथ ही संगीत को लोकाभिमुख करते हैं। ललित यह प्रकार भजनों से संबंधित परमेश्वर की लीलाओं का समूह में नाटकीय रूप में वर्णन होता है। आज की महफिलों में भी अभंग, भजन में शास्त्रीय संगीत का पूट दिखाई पड़ता है। गोंधळ यह प्रकार मुख्यतः शादी तथा उपनयन संस्कारों के समय घरों के उत्साही वातावरण में माँ दुर्गा भवानी की आराधना करते दिखाई पड़ती है। इसके पश्चात का प्रकार है लावणी। लावणी यह एक अत्यंत लोकप्रिय मनोरंजनात्मक प्रकार है। लावण्य अर्थात सुंदरता,
इसी शब्द से लावणी गीत प्रकार का नामकरण हुआ है। उसकी शुरुआत 1560 में देखी जा सकती है, जब पेशवा शासन के बाद यह प्रमुखता से सामने आया है। लावणी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, ढोलकी की धड़कन को दर्शाता है। लावणी अपने ताकतवर लय के साथ प्रसिद्ध है। लावणी ने मराठी लोक थिएटर के विकास में अपना काफ़ी सहयोग दिया है। विविध विषयों जैसे धर्म और राजनीति से तथा स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम संबंध, थके हुए सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के एक रूप में दिखाई देता है। कामुकता तथा शरारत से भरपूर यह एक गीत प्रकार है। यह प्रकार निर्गुणी लावणी, निर्गुण पंथ का भक्ति संगीत, श्रृंगारिक लावणी इत्यादि ये लावणी के प्रकार हैं। लावणी नृत्य का साजो श्रृंगार 9 यार्ड की लंबी साड़ियाँ पहनकर महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। किन्नर नर्तक महिलाओं के साथ नृत्य में भागीदारी देते हैं। हाल ही में आया पिंगा ग पूरी पिंगा, यह गीत लावणी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके पश्चात का गीत प्रकार हम लेंगे पोवाड़ा। पोवाड़ा यह 17वीं शताब्दी के अंतिम समय का काव्य प्रकार है। रोमांचक शैली की गाथा गीत है और प्रेरक रीति से ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। पोवाड़ा इस गीत प्रकार में गायकों तथा सहगायकों को शाहिर के रूप में माना जाता है। प्रायः पोवाड़ा यह प्राचीन समय के महान घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी द्वारा गाया जाता है। पेशेवर पोवाड़ा गायकों ने फिर एक गोंधलिस नामक संच तैयार किया। सबसे पहला उल्लेखनीय पोवाड़ा था अफजल खान का वध। यह था। इस पोवाड़े का फिल्मांकन मी शिवाजी राजे भोसले बोलतो इस फिल्म में भी किया गया है। पेशवा शासन के दौरान कई शाहिर कवियों द्वारा जैसे राम जोशी, अनंत फांडी, होनाजी बाला तथा प्रभाकर, इन शाहिर कवियों ने अपना योगदान दिया है। इसके पश्चात का गीत प्रकार हम लेंगे नाट्य संगीत। नाट्य संगीत अर्थात नाटक और संगीत का मेल जिस संगीत में दिखाई पड़ता है उसे नाट्य संगीत कहते हैं। नाट्य संगीत यह पश्चिमी दुनिया के संगीत ओपेरा का लघु स्वरूप इस रूप में देखा जा सकता है। यह 200 साल पुरानी परंपरा है जो कि अत्यंत लोकप्रिय है। मंचीय गीत प्रकार है। यह अर्धशास्त्रीय शैली में प्रस्तुत किया जाता है। बड़े शहरों में आज भी नाट्य संगीत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की महफिलों में आज भी यह सम्माननीय स्थान प्राप्त है। इसकी फरमाइश में कई नाट्य गीतों का प्रस्तुतिकरण महफिलों में किया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे ओवी, जात्यावरचे गीत, पाळणा, अंगाई गीत। यह एक प्राचीन कविताबद्ध गद्य है जो आज भी प्रचलित है। साहित्यिक ओवियों का प्रयोग वारकरी संप्रदायों द्वारा भक्ति स्वरूप में गाया जाता है। यह ओवियाँ ताल विहीन, वहीं स्त्रियों द्वारा गाई हुई ओवी यह परंपरागत रूप में हस्तांतरित की हुई होती है, जो प्रायः काम के समय या खुशी के लिए गाते हैं। ओवी घरेलू कामों के साथ साथ एकत्रित रूप में ओवी गायन करती थी। हम चित्र में देख सकते हैं जैसे घर की महिलाएं एक साथ काम करते हुए, गीत गाते हुए अपना मनोरंजन साथ ही साथ अपना काम भी बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। इसके विषय प्रातः समय में अपने मायके तथा ससुराल के विषय में, या कड़ी मेहनत, दुखी विवाह या निरंकुश पति के विषय में पितृसत्तात्मक समाज के तानाशाही है। इन बंधनों से बचने के लिए भगवान को विनती करती है। पाळणा यह गीत प्रायः छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत प्रकार है। इसके पश्चात हम देखेंगे तमाशा। महाराष्ट्र विशाल रूप में व्याप्त नाटक की परंपरा रही है। यह प्रायः स्थानीय या यात्रा कर कलाकारों के विभिन्न समूह द्वारा गायन तथा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला प्रकार है।
तमाशा के दो प्रकार हैं, ढोलकी भारी तथा संगीत भारी, जो कि नृत्य तथा संगीत का प्रयोग नाटक की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। महाराष्ट्र में कोल्हटी, महार, मांगा और भाटुक समूह पारंपरिक रूप से तमाशा प्रस्तुतिकरण के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में पारंपरिक तमाशों में लड़कों को महिलाओं की भूमिका नाच्या, परंतु कालांतर में समय के साथ महिलाओं का भी सहभाग इन तमाशों में होने लगा। चूँकि 19वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योग के विकसित होने से श्रमिकों को बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ यात्रा करनी पड़ी। जल्दी ही इनके थिएटर भी शुरू हुए। शुरुआत में ग्रामीण थिएटर कंपनियों को शहरों में आमंत्रित किया गया। मराठी फिल्म पिंजरा, सांगते ऐका, एक होता विदूषक, नटरंग आदि मराठी फिल्मों में तमाशा का चित्रीकरण बड़ी ही उम्दा तरीके से किया गया है। लोक संगीत की आज की स्थिति, इस विषय में विचार होना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों, लोक संस्कृतियों को सहेजे रखना बहुत ज़रूरी है। आज आधुनिकता से जहाँ मानव जीवन में सहजता थी, वह अब धूमिल हो गई है। अवसरों पर वाद्यवृंद, डीजे, ऑर्केस्ट्रा आदि से जीवन में नीरसता, तनाव, अनेक व्याधियों की पकड़ समाज में बढ़ रही है। इस विषय पर कुछ संस्थाएं लोक संगीत की जीवंतता बनाए रखने के लिए अग्रसर हो रही है, जिनके सक्रिय प्रयासों द्वारा लोकगीतों को सहेजने तथा काफ़ी संशोधन चल रहा है। तमाम लोकगीतों को संग्रहित कर प्रकाशित गुणवान कलाकारों का अन्वेषण भी किया जा रहा है। तो इस तरह हमने जाना संगीत, लोक संगीत तथा आज की लोक संगीत की स्थिति किस तरह है और हमें उसे किस तरह सहेजना है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह पहुंचाना है, यह हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है। तो चलिए हम इस पथ पर अग्रसर होकर हमारे लोक संगीत को बचाए रखना और आगे ले जाने में अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।